अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? यानी एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए पुस्तकालय की जो अनुमानित आय है, यानी ये पुस्तकालय इतनी आय इस साल कर सकता है, ठीक है, कि एक अनुमान लगाया गया है। अनुमानित आय और व्यय यानी इतना आय करेगा, इतना व्यय करेगा, ठीक है। तो उसका लेखा जोखा जो है वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? बताइए। मेरे ख्याल से 4 ऑप्शंस को देख के आप अच्छे से टिक कर पाएंगे राइट पे, यानी पुस्तकालय बजट के अंतर्गत वो शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी पुस्तकालय बजट जो है वो एक ऐसा लेखा जोखा होता है जो एक निश्चित अवधि के लिए पुस्तकालय की अनुमानित आय, यानी जितनी आइडिया लगाया गया है आय और व्यय का, उसका पूरा लेखा जोखा पुस्तकालय बजट में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। एक निश्चित अवधि के लिए, यानी या तो 1 साल के लिए या फिर 1 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए, एक निश्चित अवधि होती है, उसके लिए अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा पुस्तकालय बजट के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। पुस्तकालय बजट के कुछ प्रकार भी हैं जिसमें हम चर्चा करें थोड़ा सा, कि पुस्तकालय बजट के कुछ प्रकार भी होते हैं, जिसमें एक परिचालन नाम से भी एक बजट होता है जो पुस्तकालय का ही होता है, लेकिन एक उसमें अलग रिकॉर्ड होता है, ठीक है। परिचालन बजट, एक होता है पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट भी एक पुस्तकालय का बजट माना जाता है, ठीक है। एक होता है संग्रह विकास बजट, यानी संग्रह का विकास अगर करना है तो उसके लिए जो बजट होगा वो एक अलग रूप में होगा, ठीक है। संग्रह विकास का बजट। एक प्रौद्योगिकी का जो बजट है वो एक पुस्तकालय में अलग होता है, ठीक है। पुस्तकालय के ही प्रकारों में शामिल है प्रौद्योगिकी बजट, ठीक है। बताइए। अब एक और पुस्तकालय का बजट होता है जिसे हम कार्यक्रम बजट नाम दें। कार्यक्रम बजट यानी पुस्तकालय से रिलेटेड जितने कार्यक्रम कराए जाएंगे उनके लिए भी एक अलग प्रकार का बजट दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम कार्यक्रम बजट कह रहे हैं। तो पुस्तकालय के बजट के प्रकारों में ही हमने ये पढ़े हैं, परिचालन, पूंजीगत, संग्रह विकास, प्रौद्योगिकी और कार्यक्रम। इनके लिए अलग से पुस्तकालय को फंड दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम अलग बजट के रूप में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। यहाँ इस क्वेश्चन को आप पढ़ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो शब्द दिए हैं उनको ढंग से पढ़ना और फिर उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उनको थोड़ा एनालिसिस करना, आप एकदम राइट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये भले ही नॉर्मल स्टूडेंट्स भी इसका आंसर दे पाएंगे, चाहे भले ही उन्होंने लाइब्रेरी साइंस पढ़ी है या नहीं। देखिए, मात्रात्मक जानकारी, मात्रात्मक जानकारी यानी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करी है यहाँ। मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपको, सांख्यिकी, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है सूचीकरण, चौथा है प्रलेखन। बताइए। और इनमें से पूछा है कि एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी मात्रात्मक जानकारी देनी है जिसमें शामिल किया है संग्रहण को, विश्लेषण को या फिर डेटा की व्याख्या को, ठीक है। इन सभी की प्रस्तुति का समावेश है, उसे हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ये यहाँ पूछा है। देखिए, वर्गीकरण के अंतर्गत क्या होता है, आप सभी को लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हो या फिर कोई बाहर का स्टूडेंट भी अगर क्लास ले रहा है तो वो समझ पा रहा होगा कि वर्गीकरण से रिलेटेड क्या है, एक सूचीकरण क्या है, प्रलेखन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है।
और एक हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स, जिसमें मात्रात्मक जानकारी दी हुई होती है, यानी एक जो डाटा होता है उसे डाटा की व्याख्या करें, ठीक है, या फिर संग्रहण करें या फिर विश्लेषण करें, यानी हमें वहां जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव जानकारी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है ना। बताइए समझ पाए हैं? तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन, मुझे इस पे ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इनका अर्थ आप समझ पा रहे होंगे और सांख्यिकी का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इसका आंसर करो। यानी स्टैटिक्स जो है, सांख्यिकी जो है, उसमें एक मात्रात्मक जानकारी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मात्रात्मक जानकारी का अध्ययन किया जाता है। क्वांटिटेटिव क्लियर हुआ, जिसमें संग्रहण शामिल है, विश्लेषण है, डेटा की व्याख्या है, इन सभी की प्रस्तुति का समावेश सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। क्लियर हो पाया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? यहाँ आपसे पूछा है, कुछ ऑप्शंस में दिए हैं कि पुस्तकालय समिति यानी लाइब्रेरी कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, उस पुस्तकालय समिति का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं होता, ये यहाँ पूछा है। पुस्तक विक्रेता, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षक और वित्त अधिकारी। अच्छा देखिए, आप ऑप्शन देखकर ही समझ पा रहे होंगे, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन जो है, वो पुस्तकालय समिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी एक हम कहें तो पुस्तकालय समिति, लाइब्रेरी कमेटी का मुख्य जो भूमिका अदा करता है वो लाइब्रेरियन ही अदा करता है। एक होता है शिक्षक, यानी शिक्षक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मान लो एक विद्यालय है, विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक होते हैं, ठीक है। अब विद्यालय पुस्तकालय में अगर हम बात करें, उस पुस्तकालय की जो कमेटी बनाई जाएगी, यानी कुछ कार्यों को करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, उसमें कौन किस किस को शामिल किया जाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष मेन रूप से होते हैं, एक होता है शिक्षक यानी टीचर, उनको भी मेन रूप से शामिल किया जाता है, एक वित्त अधिकारी यानी फाइनेंस ऑफिसर जो है, उनको भी शामिल किया जाता है। यानी ये तीनों जो हैं वो लाइब्रेरी कमेटी के हिस्से होते हैं, यानी लाइब्रेरी कमेटी में उनको शामिल किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो पाया? लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो कह रहा है पुस्तक विक्रेता, यानी बुक सेलर जो है, बुक वेंडर जो है, उनको लाइब्रेरी कमेटी में शामिल नहीं किया जाता। उनका जो रिलेशन होता है वो एक अलग ही रूप में होता है। यानी जो लाइब्रेरी कमेटी में पुस्तक विक्रेता को शामिल नहीं किया जाता, यानी बुक वेंडर को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। उनका जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ पुस्तकें बेचने का उद्देश्य होता है, यानी उनका वो व्यवसाय होता है, ठीक है। तो पुस्तक विक्रेता यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ ये पूछा था कि पुस्तकालय समिति का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखें, तो क्वेश्चन नंबर 66। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप पढ़ते ही आंसर टिक कर पाए, यानी उनमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि उन इजीएस्ट क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन पे ज्यादा समय भी व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि हमें समय उन क्वेश्चन पे अपना व्यतीत करना है जहां हमें देने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम टफ क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो हो सकता है हम क्वेश्चन को सही कर दें, लेकिन इजी क्वेश्चन पे हमें ज्यादा समय खर्च नहीं करना, ठीक है। जल्दी से उसे पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है और जल्दी से आंसर टिक करना है। ये स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में रखना जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 66, पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य है?
यहाँ सीडीपी एक शब्द दिया है जो पुस्तकालय से ही रिलेटेड है। यहाँ पूछा है कि सीडीपी से तात्पर्य क्या है, यानी मैं अगर कहूँ तो सीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, वो यहाँ पूछी है। ऑप्शन में आपको दिया है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी समुदाय विकास कार्यक्रम। एक है संग्रह विभाजन नीति, यानी कलेक्शन डिवीजन पॉलिसी, ठीक है। एक होता है सामान्य विकास कार्यक्रम, यानी कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और लास्ट है संग्रह विकास नीति, यानी कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। इनमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। बताइए कि सीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किस पे टिक करोगे? जी ओके, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी संग्रह विकास नीति, जिसका हम नाम दे रहे हैं तो कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, सीडीपी, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पूछा है पुस्तकालय के संदर्भ में, यानी लाइब्रेरी के रेफरेंस में अगर हम सीडीपी की बात करें तो वो संग्रह विकास नीति होगी, यानी कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो हमारे पुस्तकालय के संग्रह के विकास को दर्शाए, ठीक है। यानी पुस्तकालय में जितना संग्रह है, कलेक्शन है, उसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उस नीति को हम कह रहे हैं संग्रह विकास नीति, ठीक है, जिसे सीडीपी से पूछा गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, बोलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 66 तक। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 67, आप बताइए क्या होगा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की पुस्तकालय समिति यानी लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? किस वर्ष में रंगनाथन को यूजीसी की लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? वो यहाँ वर्ष पूछी है, तो आपको आंसर देना है कि यूजीसी की लाइब्रेरी कमेटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की जब लाइब्रेरी कमेटी बनाई थी, पुस्तकालय समिति, ठीक है, लाइब्रेरी कमेटी बनाई थी, पुस्तकालय समिति जब बनाई थी, तो उसके अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को किस वर्ष नामित किया गया था, चयनित किया गया था, ठीक है। तो आपको आंसर देना है, वर्ष 1958 में, या फिर 1960 में, या 1957 में, या फिर 1961 में, बताइए। देखिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष पद पर वर्ष 1957 में चयनित किया गया था, अध्यक्ष पद पर, ठीक है। और उन्हें इसी वर्ष यानी 1957 में ही भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री की उपाधि इन्हें दी गई थी, पद्मश्री की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पद्मश्री कब मिला, तो वर्ष 1957 में मिला, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसी वर्ष इन्हें यूजीसी की लाइब्रेरी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ये देखिए, अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को किस वर्ष में किस संस्था का या किस कमेटी का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ इनको नोटिस करते चले जाना। यहाँ बोला है यूजीसी की कमेटी के अध्यक्ष पद पर 1957 में रहे थे। इसी वर्ष भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो एक वर्ष आपको याद रखनी है, 1962 में डीआरटीसी
डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना इन्होंने की थी, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, बताइए क्लियर हो पाया आप सभी को? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 67 आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम यहाँ बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं कर रहे कि हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक करें और आगे बढ़ दें। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो आगे आने वाले पेपर में आपको हेल्पफुल जरूर रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68, चलिए, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है, ये यहाँ पूछा है कि महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा था, यानी बहुत जो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको बार बार पाठकों द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है, या फिर दुर्लभ है यानी बहुत जल्दी खराब होने वाली है, या फिर मैं कहूँ तो महंगी है, उनको उनके मौलिक स्वरूप में यानी जैसी वो पुस्तक हमें मिली उसे उसी स्वरूप में रखने के लिए क्या किया जा सकता है, बताइए क्या कर सकते हैं कि वो अपने मौलिक रूप में ही बनी रहे। तो यहाँ कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिनमें आप सीधा टिक कर पाएंगे, यानी इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर मेरे को मान लो कि एक बुक दी और वो बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हो सकता है मेरे लिए वो लाइफ टाइम तक इंपॉर्टेंट हो, मैं उसे पढ़ती रहूं, ठीक है, तो उसे मैं उसी रूप में बनाए रखने के लिए क्या करूंगी, समानुक्रमण यानी कोलेशन, या फिर कंजर्वेशन यानी संरक्षण, या फिर स्वयं व्यवस्थित सेल्फ अरेंजमेंट, या फिर संगठित ऑर्गेनाइजेशन। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, जब भी किसी पुस्तक को हमें उसके मौलिक स्वरूप में रखना है तो उसको हम सबसे पहले जो वरीयता देंगे वो संरक्षण की देंगे, यानी जितना हो सके हम उसे प्रोटेक्शन दें कि वो पुस्तक खराब ना हो, ठीक है, और कटे फटे नहीं, वो पुस्तक अच्छी तरह उसी स्वरूप में बनी रहे, उसके लिए हमें कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी होता है, यानी संरक्षण करना उनका बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा ना बोलकर इतना ही बोल पाऊंगी कि आप आंसर इसे पढ़कर ही तुरंत से टिक कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 69 बताइए, क्वेश्चन रीड करिए जल्दी से और आंसर दीजिए क्या होगा। किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है। यहाँ ऑप्शंस दिए हैं आपको, उन ऑप्शंस में आप शायद देखकर ही बता पाओगे कि जब भी किसी कर्मचारी को कोई कार्य आवंटित किया गया है, मान लो मैं इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाऊं तो पुस्तकालय में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, ठीक है, मान लो किसी मैनेजमेंट वाले कर्मचारी को उस प्रकार का कार्य दिया है कि वो उसे अगर उसी कार्य को एक अपने टाइम पर और अच्छी तरह पूरा कर दे तो उसे किस प्रकार की अनुभूति होती है। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हैं, कार्य मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की अनुभूति होगी, या फिर कार्य अभिप्रेरणा की अनुभूति होगी, या फिर कार्य संतुष्टि की अनुभूति होगी, या फिर कार्य विवरण की यानी डिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। बताइए किस प्रकार की अनुभूति होगी जब किसी कर्मचारी को आवंटित कार्य को समय पर पूरा कर लिया जाए और बहुत अच्छी तरह पूर्ण किया जाए तो उन्हें किस प्रकार की अनुभूति होती है। यहाँ टाइम ज्यादा खर्च मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो साफ साफ दिखा रहा है कि कार्य संतुष्टि जो है, यानी हमें अगर हमने जो हमें काम सौंपा है उसे हम बहुत जल्दी जो समय दिया गया है उस समय से पहले बहुत अच्छी तरह पूर्ण कर दे तो हमें उस कार्य की संतुष्टि होती है, यानी उस कार्य को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो हमें मिलता है। ठीक है ना, समझ पाए हैं मेरे ख्याल से। मान लो अगर आप विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, देखिए तैयारी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स फैक्ट्स को बहुत अच्छे मतलब कम समय में बहुत ज्यादा फैक्ट्स पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, उन विद्यार्थियों का क्या होगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे
तो वो एग्जाम पेपर को सॉल्व करते वक्त इतने स्पीडली सॉल्व करेंगे कि उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो वो अगर उन्होंने वो एग्जाम क्रैक कर लिया तो उन स्टूडेंट्स को क्या अनुभूति होगी? कार्य संतुष्टि की, यानी जो हमने टाइम खर्च किया, जितना हमने टाइम दिया किसी एग्जाम को पास करने में और हमने जितनी पढ़ाई करी, अगर हमने वो उद्देश्य पूरा कर लिया तो हमें उस कार्य को करने की संतुष्टि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शंस पढ़िए और टिक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को आप पढ़िए। थोड़ा इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, यानी यहाँ कुछ अनुभाग दिए हैं जो पुस्तकालय के विभाग हैं और उन विभागों के द्वारा किया गया काम जो है, नहीं, उन विभागों में मिली हुई सामग्री, यानी कौन से विभाग में कौन सा मटेरियल मिलता है, उनका यहाँ पे कुछ दिया है, तो हमको मैच करना है। मैच करके जो ये कूट दिया है इसमें से हमें राइट आंसर टिक करना है, ठीक है ना। बताइए, आप जल्दी जल्दी से इसे पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बताइए, ज्यादा नहीं सोचना। आप सबसे पहले देखिए कि आदान प्रदान विभाग जो है, यानी सर्कुलेशन विभाग जो है, वो क्या, इसके अंतर्गत क्या सामग्री उपलब्ध होती है। तो हम इनमें से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बता पाएंगे कि सर्कुलेशन विभाग में, यानी आदान प्रदान विभाग में अगर हम कहें तो पहचान पत्र या फिर विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड या फिर कंप्यूटर, यानी ये जो चीजें हैं ये हमें आदान प्रदान विभाग में मिलती हैं। या आदान प्रदान विभाग का मतलब होता है कि हमें किन्हीं चीजों को आदान प्रदान करना, यानी सर्कुलेट करना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सामग्री होती है वो आदान प्रदान विभाग के अंतर्गत दी हुई होती है। तो हम जो मैच करेंगे वो ऑप्शन ए को यहाँ हम किससे मैच कर रहे हैं, थर्ड नंबर से, ठीक है, थर्ड नंबर से मैच कर रहे हैं। तो हम कूट में अगर देखें तो कूट में यहाँ पे कौन सा होगा, ए में थर्ड, कौन से में है, सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है। बताइए, टिक कर पा रहे हैं, सिर्फ बी वाले में है। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हैं तो आप फिर ऑप्शंस अलग से इनको पढ़िए कि यहाँ देखिए, पुस्तकालय सूची कार्ड, पुस्तक थैली, दे दिनांक स्लिप, इनका सर्कुलेशन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनको आदान प्रदान करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। शब्दकोश, निर्देशिका या विश्वकोश, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़लेटर, इनको भी हम बताएंगे कि ये कौन से विभाग में शामिल होती हैं। तो यहाँ जो है वो ऑप्शन ए में हम टिक करेंगे थर्ड से, ठीक है। तो ए वाले में थर्ड है, हम पहले सबसे पहले इसे टिक कर देंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें आगे का विभाग, जो आगे की जो विभाग है ये इनसे राइट मैच हो रहे हैं या नहीं इस कूट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब हमें ये पता चलेगा कि ये कूट बिल्कुल सही है या नहीं। अब देखिए, पत्र पत्रिका में कौन सा होगा, यहाँ इसमें दिया हुआ है कि बी वाले में 4 है, यानी पीरियडिकल्स जो हैं वो कौन से होंगे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और न्यूज़लेटर। कौन से विभाग में होते हैं, पत्र पत्रिका विभाग में, यानी जितनी भी पत्रिकाएं या फिर न्यूज़पेपर्स होते हैं उन सभी को पत्र पत्रिका विभाग में, यानी पीरियडिकल सेक्शन में रखा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये भी हमारा यहाँ तक सही दिखा रहा है। उसके बाद में सी में सेकेंड, यानी संदर्भ, रेफरेंस जो विभाग होता है वो क्या होता है, सी में सेकेंड जोड़ रहे हैं, यानी रेफरेंस सोर्स हमने पढ़े थे, संदर्भ स्रोत, जिनमें हमने मुख्य रूप से शब्दकोश, निर्देशिका, यानी यहाँ डिक्शनरी, डायरेक्टरी, विश्वकोश, इन सभी को हमने संदर्भ स्रोतों के अंतर्गत पढ़ा था। तो ये भी ठीक है कि रेफरेंस जो सेक्शन है उसमें ये संदर्भ स्रोत रखे जाते हैं, ठीक है। डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज एंड एनसाइक्लोपीडियाज हमें मुख्य रूप से संदर्भ विभाग में मिलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, लास्ट जो है वो डी वाले में फर्स्ट, यानी सूचीकरण जो है, कैटलॉगिंग किससे संबंधित है, यानी कैटलॉगिंग जो सेक्शन है, सूचीकरण विभाग, उसमें हमें क्या मिलता है, पुस्तकालय सूची कार्ड मिलेगा क्योंकि कैटलॉगिंग कार्ड हमें कैटलॉगिंग विभाग में ही मिलता है। दूसरा, पुस्तक थैली, दे दिनांक स्लिप,
ये सभी जो है वो कैटलॉगिंग और सेक्शन में हमें मिलते हैं। इसलिए यहाँ जो कूट दिया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ एकदम राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हमेशा जितने भी कूट के क्वेश्चन आए, तो बहुत मैं कह रही हूँ कि कूट के क्वेश्चन को देखकर विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं, लेकिन सबसे जो सरल तरीका है वो कूट के क्वेश्चन को ही सॉल्व करने का है और एकदम राइट टिक कर पाते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो। ठीक है, यानी हमें ये ढूंढना है इन 4 चीजों में से कि हम जिस पे कंफर्म है, यानी ये हमें कंफर्म पता है कि इसका आंसर यही होगा, तो तब हम उन कूट को मैच करते हैं। फिर हमें 3 तो अपने आप ही मिल जाते हैं कि इसका आंसर ये है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले कंफर्म है ना, आप जिसके लिए एकदम प्रिपेयर है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, सबसे पहले आप उसे मैच करें और उसके अकॉर्डिंग जो कूट दिए गए हैं उनको फिर आप टिक करें। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 71। यहां क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो क्या कह रहा है, ISSN क्या दर्शाता है, यानी ISSN एक नाम दिया है जो क्या दर्शाता है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी है। ISSN क्या इंडिकेट करता है, जल्दी से बताइए। टाइम खर्च नहीं करना क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको इन पे अपना टाइम व्यतीत नहीं करना है। आप सीधा पढ़िए और आंसर टिक करिए। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर या फिर इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर या फिर इंडियन सीरियल स्टैंडर्ड नंबर, यानी शब्दों को सिर्फ एक दूसरे की जगह घुमाया है। ठीक है, तो आपको जो आंसर है आपके दिमाग में, मतलब एक बार में जो क्लिक करे उस पे राइट टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक क्रम संख्या। एक हमने पढ़ा था ISBN, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और एक हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानक क्रम संख्या, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एक शब्द में भी आपको कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रखनी है, क्योंकि पूछा जाएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन और आगे भी पूछने की संभावना है। क्योंकि देखिए, एक आपको स्ट्रेटेजी अगर बताऊं तो बोर्ड के द्वारा जितने एग्जाम पेपर लिए जा चुके हैं ना पहले, उनको वो पहले रेफरेंस सोर्स के रूप में रखते हैं। जब भी एग्जाम पेपर बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को वो सबसे पहले रखते हैं, यानी इनमें से कुछ क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि 60% रेशो जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाया जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको मतलब अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया और नहीं भी किया, यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मतलब 1-1.5 महीने का ही समय मिला है कि आपको बस वो एग्जाम देना है और हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीने का समय है, तो वो अपना सिलेबस पे टाइम खर्च ना करके उन क्वेश्चन को समझे जो पुराने साल में पेपरों में पूछे गए थे। ठीक है, यानी सबसे पहले आप वो सोर्स ढूंढिए जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल सके। क्लियर हुआ? और फिर अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल गए तो वो किस पैटर्न में मिले हैं, यानी सिर्फ आपको उनका आंसर बताया गया है या फिर उस आंसर से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन भी किया गया है। अगर आपको इस प्रकार का सोर्स मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया भी था, बार बार फिर से बता रही हूँ, सिर्फ अब 15 दिन बचे हैं। उन 15 दिन में आप अपनी रणनीति को इतने अच्छे से बनाओ कि हमें पढ़ना है, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस बुक बताई है कि नीलकंठ पब्लिकेशन के द्वारा, संतोष फौजदार नाम से लेखक है, उनके द्वारा निकाली गई पुस्तक है। ठीक है ना, तो उस पुस्तक को आप परचेज करिए, पढ़िए और फिर मुझे उसका थोड़ा सा रिव्यू दीजिएगा कि वो पुस्तक आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को लिया, उनकी एक्सप्लेनेशन की है और बाकी जितने एग्जाम पेपर अब तक लिए जा चुके हैं सेंटर में भी और स्टेट में भी, जहां जहां लिए गए हैं उनके सभी एग्जाम पेपर्स को वहां उस बुक में पीछे कलेक्शन दिया हुआ है पूरा, तो आप लास्ट टाइम में इनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो रिवाइज होते हैं, यानी जितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो 60 से 65 का रेशो रहता है कि वो पुरानी सालों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है,
मतलब 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं। यानी लाइब्रेरी साइंस में अगर करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको 8 से 10 क्वेश्चन का रेशो रखते हैं। जब भी एग्जाम पेपर बनाते हैं तो आपको थोड़ा करंट से भी रिलेट रखना है। और उसके अलावा मैं कहूँ तो 10 क्वेश्चन के समथिंग ऐसे रह जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन के समथिंग, जो हम थोड़े अलग से डाटा को कलेक्ट करके ले सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना आपको आएंगे और ना किसी और स्टूडेंट को आएंगे। यानी जरूरी नहीं है मतलब हर स्टूडेंट 100% कर पाए। ठीक है, तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढंग से एनालिसिस करके पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो पाए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपकी 5 मिनट ली है और मैंने इतना आपको बोला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर स्टूडेंट क्या है अपने दिमाग से काम करता है। अगर उसके दिमाग के साथ में उनको थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस भी मिल जाए ना तो हो सकता है उनकी डायरेक्शन एकदम सही दिशा में जा रही हो। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक को लें और उसमें व्याख्या पढ़े। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आप पढ़ भी पाएंगे और उनसे रिलेटेड जो है फैक्ट्स हैं उनको आपको दूसरी जगह ना खोज के वहां अपना टाइम खराब ना करके उसी जगह आपको मिल जाती है। तो ऐसी बुक्स आप पढ़ें। ठीक है, चलिए यहाँ पूछा है ISSN, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये होता है अंतरराष्ट्रीय मानक क्रम संख्या। ठीक है, इसको किस लिए दिया जाता है? जब भी किसी प्रकाशन की एक श्रेणीगत प्रकाशित किया जाता है, यानी कोई बुक है जिसका एक सीरीज में प्रकाशन हो रहा है, उसके लिए श्रेणीगत प्रकाशन के लिए ये संख्या जो है वो प्रदान की जाती है, यानी उनमें डिफरेंशिएट कर पाए कि ये पुस्तक जो है वो इस क्रम में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो S का मतलब होता है सीरियल यानी क्रम संख्या। ठीक है, इसे किसके द्वारा दिया गया था? 1971 में ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा ठीक है, ISO द्वारा इसे विकसित किया गया था। कब? 1971 में। विकास कब हुआ? 1971 में। लेकिन फैक्ट वाली बात है यहाँ, लेकिन ISO 3297 के तहत, नाम ध्यान रखना, ISO 3297 के तहत सबसे पहली बार इसे 1976 में, कब? 1976 में सबसे पहली बार इसे 8 अंकों में प्रकाशित किया गया था। यानी इसे पूछा जाए कि ISSN कितने अंकों की संख्या होती है, तो 8 अंकों की संख्या होती है, जिसका सबसे पहली बार प्रकाशन 1976 में हुआ था। किसके द्वारा? ISO 3297 के तहत। क्लियर हुआ? और भारत में इस संख्या को प्रदान करने के लिए जो एजेंसी के रूप में काम कर रही है वो है निस्केयर। बताइए क्लियर हो पाया इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ISBN की हमने चर्चा कर ली, यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे, आप पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पूरा ISBN से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो पूरी मैंने दी है। ठीक है, यहाँ में ISSN का क्वेश्चन आया है तो ISSN से रिलेटेड मैंने पूरा बताया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके तहत दिया गया है, तो ISO 3297, आप नाम याद रखना, 3297 के तहत इसे 1976 में पहली बार प्रकाशित किया गया था, जिसमें 8 संख्या प्रकाशित की गई थी, 8 अंक। ठीक है, तो आज भी इसे ISSN को 8 अंकों में ही दिया जाता है। क्लियर हुआ? जिसे निस्केयर के द्वारा, यानी भारत में निस्केयर एक नाम की संस्था है जिसके द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी बच्चों को 71 क्वेश्चन तक क्लियर हो पाया है? बताइए जल्दी से। अब बढ़िए आगे, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है?
निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइसेस है, आपको ये बताना है। इनपुट आउटपुट आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ ज्यादा अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए पहला है कुंजी पटल यानी कीबोर्ड। देखिए आउटपुट डिवाइस इनपुट क्या होती हैं, जिनसे जो उपयोगकर्ता होता है, यूजर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वो होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, यानी जैसे कीबोर्ड है, माउस है ना, जल्दी से बताइए आप समझ पा रहे हैं ना। कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी डिवाइसेस जो है वो कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइस। लेकिन आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम दे रही हैं, यानी हार्ड कॉपी के रूप में या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो हमें परिणाम दे रही हैं, वो होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है, किसी प्रोग्राम को कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, और उन निर्देशों को जब प्रोसेस कर दें, प्रोसेस कराने के बाद में जो आउटपुट के रूप में हमें मिल रहा है और जिन डिवाइसेस के थ्रू मिल रहा है, उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर, यहाँ जो एग्जांपल है वो प्रिंटर है, यानी आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनमें से ऑप्शन नंबर बी यहाँ हम राइट करेंगे, क्योंकि आउटपुट जो मिलता है वो प्रिंटर के जरिए मिलता है हार्ड कॉपी में। ठीक है, अगर हमें हार्ड कॉपी में कोई चीज चाहिए तो हम प्रिंटर के जरिए उसे हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो मॉनिटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस के रूप में होती है, क्योंकि मॉनिटर से हमें हमेशा जो भी चीज चाहिए होती है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनमें हम प्रिंटर मुख्य रूप से जानते हैं, एक मॉनिटर है, एक प्लॉटर है, एक स्पीकर की बात करें तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, क्योंकि स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है। क्लियर हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनका मैंने नाम बताया, आप ध्यान रखना इनको। बाकी ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 72 सॉल्व कर लिया है, और यहाँ से आगे आने वाले क्वेश्चन सभी कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, क्योंकि कंप्यूटर वाली जो यूनिट है वो मुख्य रूप से सिलेबस में दी हुई है, तो कंप्यूटर पूरा हमें पढ़ना है, पीढ़ियां भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है,